हेलो माय डियर स्टूडेंट। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के लिए हमने अभी तक 2022 से कुछ पेपर किए हैं। तो आज हम पहुंचे हैं 2017 के पेपर में और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो फोर्स कांस्टेंट है वो के है, वो कराइज कट इनटू लेंथ ऑफ 1:2:3। तो आपसे कहा गया है कि जो स्प्रिंग है उसको 1:2:3 में काटी गई है। तो बताइए, उसके बाद उसको सीरीज में कनेक्ट किया है, आफ्टर दैट उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो दोनों में जो इक्विवेलेंट आ रहा है उसका रेशियो बताइए। तो बच्चों, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट जब हम करेंगे तो हमारा जो के इक्विवेलेंट होता है सीरीज के केस में, के सीरीज के केस में हमें जोड़ना पड़ता है जैसे रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। सिमिलरली अगर आप सीरीज पैरेलल फॉर्म में जोड़ें तो जैसे आप रेजिस्टेंस को पैरेलल फॉर्म में जोड़ते हैं वैसे ही आप इसके ये दो फॉर्मूले होते हैं। ये दो के लिए लिखा है मैंने, तीन है हमारे पास यहाँ रिजल्ट में, तो तीन में आप कह सकते हैं कि ये होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, आपने ये पढ़ा होगा सीरीज में एक रूल लगता है दैट इज हुक्स लॉ एफ इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ से अगर आप देखें तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया जो के है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो जब के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो के एल होगा वो कांस्टेंट होगा। के एल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जो के एल है, हमारा जो के एल है, अगर आप एक स्प्रिंग को मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ठीक है, जिसका के हमारा फोर्स कांस्टेंट है, एल हमारी लेंथ है। आपने इसको काट के तीन हिस्सों में रख दिया है। पहला हिस्सा क्या है बच्चों? ये पहला है जो हमने के वन है। दूसरा है दूसरा हम आपने क्या किया, ऐसी कॉमा लगा दो, एक दूसरा हिस्सा बना लिया जो के टू है, और एक आपने तीसरा हिस्सा बना लिया जो के थ्री है। तो इनकी लेंथ भी मैं एल वन ले लेता हूँ, एल टू ले लेता हूँ और एल थ्री ले लेता हूँ। यहाँ तक ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, जो आपकी लेंथ है, ठीक है, अब आपको स्प्रिंग जब कैंसिल ये काटा हुआ है तो आपको रेशियो दिया है 1:2:3। ठीक है, उसका लेंथ का जो रेशियो है, लेंथ उसने 1 2 3 नहीं बता रही है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर नहीं बता रही है, उसने आपको बताई है कि 1:2:3 में है। तो इससे आप क्या समझे कि L1 रेशियो L2 रेशियो L3 जो है वो 1:2:3 है। तो यहाँ से अगर आप इफेक्टिव लेंथ निकालें, कैसे निकलेगा? देखो, बहुत वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, तीन पार्ट है, तीन पार्ट है, 1 2 3 में आप उसको करेंगे तो टोटल टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो अगर टोटल लेंथ L है तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि जो पहली लेंथ होगी वो L का 1/6 हिस्सा है, L2 L का कितना है? 2/6 हिस्सा है, और वो हमारा 3L/6 हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रेशियो आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, ये L/3, ये L/6 ही रहेगा, ये L/3, ये L/2। ठीक है, यहाँ से आप इसको ये ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे जनरली हर जगह दिया रहता है। इसके बाद आगे की कहानी तो एक ही है। अब इसमें मैं आपको बताऊँ एक तरीका और है इसको निकालने का। देखो, के इंटू के किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ के इनवर्सली। तो के एल कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब है जो के इंटू एल होगा, एक मेथड तो ये है बच्चों, ये रेशियो निकालने का हमें लेंथ की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं निकाल रहा हूँ कि लेंथ से ही मैं क्या निकालूंगा अभी? के निकालूंगा। तो के एल क्या है? के एल कॉन्स्टेंट है, तो के एल वन, के टू एल टू, के थ्री एल थ्री, ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है सबके लिए तो ये एक इक्वल रेशियो में होंगे, बराबर होंगे, आप ये कह सकते हैं। तो जब आप इसको कंपेयर करें तो पहले को अगर आप कंपेयर करें तो के एल इक्वल टू होता है के वन एल वन, और एल वन कितना है? L/6। तो के एल हो जाएगा आपका के वन L/6, एल से एल कट गया तो के वन की वैल्यू आ जाएगी 6 की। आई होप पहले स्टेप में आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप है हमारा 1:2:3 में दिया था, और रेशियो को टोटल काउंट करो कितना आ रहा है? 6। 6 का एक कितना होगा? L/6। वैसे ही 6 के दो पार्ट कितने हो गए? 2/6, और 6 के तीन पार्ट 3/6, ये आ गया। अब दूसरा इसमें हमने के एल से इसका के भी निकाल लिया, तो पहले का के ये आ गया। अगर आप के एल को के टू एल टू के इक्वल करते हैं तो अगेन के एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टू कितना था यहाँ पे? के टू था बच्चों यहाँ पे कुछ था ही नहीं, वही तो निकालना है, और ये था L/3, तो एल से एल कर गया, तो के टू आपका सिमिलरली कितना आ जाएगा? 3 के। और ऐसे ही आप अगर इसको इक्वेट करें तो के एल इक्वल टू आपका हो जाएगा के टू, के थ्री, L3 है L/2, तो के थ्री इक्वल टू हो जाएगा 2 के। अब आपको जो आपने कट करे उसका के वन भी पता है, के टू भी पता है और के थ्री भी पता है। तो जब आपको के वन, के टू, के थ्री तीनों पता है बच्चों, तो आप क्या करेंगे? सीरीज में कैसे निकालेंगे? 1/K1, 1/K2, 1/K3। पैरेलल में कैसे निकालेंगे? K1 + K2 + K3 करते हैं। तो के सीरीज कितना हो जाएगा? के सीरीज आप अगर ऐड करेंगे तो 1/K सीरीज इक्वल टू 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K। आप एलसीएम ले लीजिए 6, तो जैसे 6 आप 6 के एलसीएम लोगे तो पहला तो 1 है, दूसरा आप इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, तीसरा यहाँ आप 3 का इंटू करेंगे 3 आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6, तो 6/6 के, तो आंसर हो जाएगा के सीरीज में 1, 1 नहीं के। ठीक है, उल्टा करके के आ जाएगा। के पैरेलल तो सिंपली लाइन, जैसे लाइन में हमने ऐड किया वैसे ऐड करना है। तो K1 + K2 + K3 कितना हो जाएगा? 6 3 9 9 2 11। तो के पैरेलल कितना हो जाएगा बच्चों? के पैरेलल हो जाएगा आपका 11 के। अब आप एक बात बताइए, हमें उसने कहा है कि जो सीरीज में है तो के डैश है, तो इसका मतलब है ये के डैश है, पैरेलल में कितना है? के डबल डैश है, के डबल डैश है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो बस अब रेशियो निकालना है के डैश ओवर के डबल डैश, दैट मीन्स के सीरीज ओवर के पैरेलल। तो के डैश ओवर के डबल डैश आप करोगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? के डैश आपका के, और यह 11 के, तो ये हो जाएगा 1/11, तो 1:11। दैट विल बी फाइनल आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। आप देखेंगे जब लोग सॉल्यूशन कराते हैं तो ये कहानी नहीं बताते। तो बच्चों, जब आप स्प्रिंग को कट कर रहे हो ना, के एल तो कांस्टेंट है ना, तो वैसे इसके लिए भी कांस्टेंट होगा, वैसे इसके लिए भी होगा, तो ये तीनों कांस्टेंट को आप इक्वेट कर लो तो इक्वली तो आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, स्प्रिंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता दूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि सीरीज में आप कैसे ऐड करेंगे, पैरेलल में आप कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये स्प्रिंग है, ये वाली स्प्रिंग है, ये अदर कंसेप्ट है, जैसे कि आपको बताइए हमारी नीट के सॉल्यूशन में सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराया जाता है, उसके सारे कंसेप्ट भी कराए जाते हैं। चाहे ये है बच्चों, चाहे वर्टिकल में है,
ठीक है, चाहे किसी इंक्लाइंड प्लेन में, ठीक है, यहाँ पर। तो इसका जो आपसे इसका ये फोर्स कांस्टेंट के है, आपसे टाइम पीरियड पूछा जाएगा बच्चों, तो टाइम पीरियड इसका याद कर लीजिए 2 पाई रूट m/k। बच्चों एग्जाम में आपको बहुत कुछ याद करके भी जाना होता है, तो मैं तो साफ कहूँगा, जहाँ पर समझने की जरूरत है वहाँ समझिए, जहाँ पर याद करने की जरूरत है वहाँ पर याद करिए। तो ये तो आपको याद करने ही जाना पड़ेगा ना, आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते एग्जाम में। अगर इसको ड्राइव करने में लगोगे तो क्वेश्चन कब करोगे। सेकंड, अगर एक मास m1 ये है बच्चों और एक मास m2 ये है और ये k है, तो इस केस में हम ना रिड्यूस मास लेते हैं, इन दोनों का रिड्यूस मास। तो रिड्यूस मास फॉर्मुला वही है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो चेंज होगा वो k होगा। अब यहाँ पर मास जो है ना वो रिड्यूस मास है, उसको हम म्यू से दिखाते हैं, और रिड्यूस मास दो मासों का होता है m1 m2 m1 प्लस m2, ठीक है। एक और, अब जब सीरीज है, जैसे हमारी ये है स्प्रिंग है, सीरीज आपको पता ही होगा रेलगाड़ी जैसा मोशन, जैसे मान लो पहली सीरीज है, पहली पहली आपकी स्प्रिंग है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये मास m है। तो बच्चों जब ये तीनों सीरीज में है तो टाइम पीरियड स्टिल वही रहेगा, लेकिन जो k है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ k बदल जाता है, तो यहाँ पे k इक्विवेलेंट हो जाएगा। और सीरीज में आप कैसे ऐड करते हैं पता ही आपको, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। जब आप सॉल्व करेंगे लास्ट में रेसिप्रोकल करना ना भूलना। अब जो पैरेलल केस है, पैरेलल केस में अगर आपसे कभी आता है तो पैरेलल केस कैसा हो जाएगा, ये पैरेलल केस है बच्चों, या तो ऐसे हो सकता है, मे बी ऐसे ना हो तो एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। ये दोनों जो है हमारे पैरेलल केस हैं, तो यहाँ पर टी क्या हो जाएगा 2 पाई रूट m/k इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे क्या है, ये k1 है, ये k2 है, ये k1 है, ये k2 है, तो दोनों को आप क्या करिए, दोनों का आप इक्विवेलेंट निकालेंगे, k1 प्लस k2, समझ गए। तो ये आपके अदर हो गए। अब एग्जामिनर कई बार क्या करता है, इनको दो सीरीज में दे देगा, एक पैरेलल में दे देगा, तो वहाँ पर आप ध्यान से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पढ़ सकते हैं आप वीडियो पॉज करिए, उसके बाद इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर 2 वेवलेंथ इज इतना। तो बच्चों जो रिजॉल्विंग पावर होती है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, तो आप 2018 के मेरे पेपर में जाइए, वहाँ भी इसका एक क्वेश्चन है, उसमें मैंने एक नोट्स भी लगा रखा है इसका, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। रिजॉल्विंग पावर चाहे आपको किसी की भी पूछ दे, माइक्रोस्कोप की, टेलीस्कोप की, ये कंडीशन तो होती ही है, ये बात आप याद रखना, न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। और भी आप कह सकते हो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, चाहे कोई भी हो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, इनके ये चाहे माइक्रोस्कोप हो बच्चों चाहे टेलीस्कोप हो, दोनों में फॉलो होगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वेवलेंथ दी हैं, तो आप निकाल सकते हैं RP1/RP2 जब आप लगाओगे तो RP1 है तो λ1 नीचे चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो जो ये है आपका λ2, ये 4000 दिया है और ये 6000 दिया है, ठीक है बच्चों। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4 से ये कट गया, तो 3:2, 2 3 जा 6 और 3 2 जा ये, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। बाकी आप ये समझिए यहाँ से सबसे आसान क्वेश्चन आता है रिजॉल्विंग पावर से, आपको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इनका आइडिया होना चाहिए, और ये तो आप एटलीस्ट देख ही सकते हैं कि इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ए ट्यूब क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड, ठीक है। तो एक एंड में क्लोज है, क्लोज अर्गन पाइप नहीं है, ओपन है, एट 220, जो क्लोज वाला है उसकी दी है 220 और जो ओपन एंड वाला है उसकी दी है 260, ठीक है। नियरेस्ट दो दी वैल्यू दी हैं, तो पूछा है व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो 1 मिनट आप लीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज मार सकते हैं, अदरवाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए कर लिया होगा आपने। तो जो क्वेश्चन 3 है बच्चों, सिंपल सी बात है, इसमें आपको क्या लगाना था, जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव, डिफरेंस एनी टू कंजिक्यूटिव फ्रिक्वेंसी जो होगी बच्चों वो कितनी होती है, वो होती है 2V/4L, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 260 में से अगर 220 हटाएंगे तो कितना आएगा 40, तो 40 = 2V/4L, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो पूरा इसको मत कैंसिल करिए, तो V/4L कितना हो जाएगा, यही तो हमारा वो है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 20 हर्ट्स, ठीक है। अब जो पाइप की कहानी है बच्चों, इसमें आपको क्या देखना है, वो कहानी ये रही, पूरी कहानी मैंने आपके सामने ये है, तीनों केस मैंने लिखे हैं सामने आपके, स्ट्रेच स्ट्रिंग का, ओपन का और क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज मीन्स क्या है बताया, इस साइड से क्लोज है, एक साइड से ओपन है, ठीक है। ओपन में दोनों साइड से ओपन है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, इसमें क्या है एक साइड से क्लोज है, ठीक है। और स्ट्रेच स्ट्रिंग तो आपको बताइए, तो आपको क्वेश्चन किसका था, इस वाले का था, ठीक। तो ये जो है बच्चों आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। इसमें ऑड वाले ही रहते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए खर्च करके, अगर आप लिखते हैं तो आप काबिल तारीफ़ हैं। ये वी वाई और इसमें इसके और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। पहला तो आप चाहे इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, एक ही बात है।
इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आप अगर कंजिक्यूटिव में डिफरेंस निकालेंगे तो इतना ही आएगा, फंडामेंटल का ही आता है हर बार, V/4L। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड था। क्वेश्चन फोर्थ है, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, इट हिट द ग्राउंड विद स्पीड इतना, टेक जी इतना, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। बच्चों ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ये 2022 में भी रिपीट हुआ था। तो जो नीट वाले एस्पिरेंट हैं वो बच्चों को एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन फोर्थ ही है बच्चों, आपसे वर्क डन पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई ये ड्रॉप है और ये ड्रॉप किसी हाइट पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पे जो ग्रेविटी से किसी हाइट पे जो होगा वो mgh होता है। तो पहला पार्ट तो आपका यही है। दूसरा पार्ट ये है बच्चों कि इसमें आपको निकालना है रेजिस्टिव फोर्स। अब अगर इसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स है तो इसका मतलब है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब रेजिस्टिव फोर्स है तो रेजिस्टिव फोर्स में बच्चों एक तो वर्क डन हमारा ये है mgh, और एक रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा वर्क डन है, उसको मैं वर्क रेजिस्टिव कर लेता हूँ, वो है काइनेटिक इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो पहले की आप वैल्यू निकालेंगे, एम कितना दिया था आपको, एम दिया है आपको 1 ग्राम मतलब 10⁻³ जी आपको 10 दिया है, और एच दिया है आपको 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 3 से 3 कट गया, तो पहले का आंसर आ गया 10 जूल। तो 10 जूल तीसरे में भी है, तो तीसरा आंसर सही हो गया, ठीक। अब बात आई नेगेटिव पॉजिटिव की, बच्चों वर्क तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, तो इसलिए प्लस की, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है वही, स्केलर क्वांटिटी तो जनरली पॉजिटिव है ना सारी। अब आपको ये निकालना है, तो ये तो 10 हो गया, ठीक है। और वर्क रजिस्टिव, और ये हो जाएगा हाफ, और मास हो जाएगा 10⁻³ इंटू 50 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2500/2 10⁻³ माइनस 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर में, तो ये आएगा 2500 है, तो इससे ये -1 हो जाएगा, -20/2, तो 2.5 -20/2, तो तो आ जाएगा 8.75, वो भी नेगेटिव में, ठीक है। तो ये आपका था, अच्छा क्वेश्चन था, कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपसे कह रहा है कि सी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ है, कैन बी फॉर्म्ड ऑफ सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट, जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड ई स्क्वायर ओवर 4πε0, देन, तो उसकी डायमेंशन निकालनी है, समझ रहे हैं बच्चों। जैसे हम डायमेंशन एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं, आपने देखा होगा हम डायमेंशन किसके फॉर्म में लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम के, जो हमारी फंडामेंटल एसआई क्वांटिटी है। तो बच्चों हमारी जो मैकेनिक्स में मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वो एमएलटी के फॉर्म में रख के सॉल्व हो जाती है। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन किसी भी अदर क्वांटिटी में डिपेंडेंसी करके निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर उनको आप स्टैंडर्ड मान लें। वैसे ही यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो लेंथ है आपकी, जो बच्चों इधर डायमेंशन है, लेंथ है, इसकी जो डायमेंशन है हमको सी के, एच के और जी के टर्म में बताना है, ठीक है। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि जो मेरा ये लेंथ है इसकी डायमेंशंस, अब हमें ये नहीं पता है कि सी की पावर क्या है, सी कितने टाइम है। आपको अगर डायमेंशन का बेसिक मीनिंग पता है तो उसमें ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटी को कितना रेज करें कि ड्राइव क्वांटिटी मिल जाए, दैट मीन्स कितनी हम इसमें वैल्यू इसका स्क्वायर करें या -1 करें, तो हम इसमें 3 पावर ले लेते हैं ए बी सी, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हर किसी क्वांटिटी में आप कर सकते हो, ये एक कंसेप्ट ही है कि व्हेन ड्राइव क्वांटिटी एक्सप्रेस इन अदर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप डायमेंशन रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो लेंथ की तो बच्चों एल हो गई, और जो आपका सी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, L t-1 हो गया, और एच आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है वो आपको निकालनी आनी चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है m-1 L3 t-2, और जो जी है, सॉरी जी नहीं था, गलती गलती हो गई, ये जी है, इसको हटा दो, ठीक है, ये जी है, और हमें जो दिया है ई स्क्वायर ओवर
4πε0 ये आपका c है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल की डायमेंशन है, ठीक। ग्रेविटेशनल की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? ग्रेविटेशनल लॉ से। और यहाँ पर आप देखेंगे ई स्क्वायर आपका चार्ज है और 4π तो आपका डायमेंशन लेस हो गया और एप्सिलॉन नॉट, तो ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आपको निकालनी है कूलम्स लॉ से। तो आप ये भी कह सकते हो ये जो पूरी क्वांटिटी है फोर्स, ये आपका फोर्स के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ml3t-2, इसकी पावर c हो गई, ठीक है। ई है चार्ज, चार्ज की डायमेंशन रखिए और एप्सिलॉन नॉट के आप कूलम लॉ से रखिए तो ये निकल के आ जाएगी। तीनों को आप कंपेयर करिए तो देखिए ये तो L इसी साइड रहेगा और इस साइड देखिए जो L है इसकी पावर a है, इसकी पावर 3b है और इसकी पावर 3c है, ठीक है। ये आपकी L की पावर हो गई। m को जब आप सॉल्व करेंगे तो m की पावर आ जाएगी, पहले वाले से आपको m मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, दूसरे वाले से आपका -b, तीसरे वाले से c। आपको करना क्या है, इनको अंदर इंटू कर लेना है पावर में, क्योंकि पावर पावर जब होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक जैसे में। ये जो पावर है अगर ये अंदर आएगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी जो उसकी पावर है। और लास्ट में जो आपका t है बच्चों, t हो जाएगा a है, a आपका t में यहाँ -a है तो -a -2b -2c, ये आपका ये तीनों हो गए। अब इन तीनों को आप क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए। तो m इधर तो m है नहीं, t है नहीं, तो उनकी पावर 0 हो जाएगी और l की पावर में 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा a + 3b + 3c = 1 और दूसरा हो जाएगा b + c = 0, तीसरा हो जाएगा a + 2b + 2c = 0। इन तीनों को आप सॉल्व करिए। यहाँ से आप देख सकते हैं b जो होगा वो c के बराबर होगा, इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा तो b मुझे निकल के आ रहा है हाफ, ठीक है। और जैसे ही मैंने b हाफ रखा तो c भी हमारा हाफ आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखो या यहाँ रखो तो ये आ जाएगा आपका -2। जो भी आपने वैल्यू निकाली इस वाले में रख दीजिए। तो जो लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा वो c की पावर a, तो a है आपका -2 और b की पावर हाफ मतलब g की पावर हाफ और e स्क्वायर ओवर 4πε0 की पावर 1/2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इससे आप देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी, चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी की पावर नेगेटिव होती है तो अपॉन में चले जाती हैं। तो आप इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई स्क्वायर ओवर 4πε0 की होल पावर हाफ ओवर c की पावर 2, ठीक है। ये था आपका ट्रेडिशनल तरीका। अब बच्चों ध्यान रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल कांस्टेंट हैं, तो जो हमारे प्लैंक कांस्टेंट है, अब इसमें प्लैंक कांस्टेंट नहीं दिया है, ठीक है। अगर दिया होता तो कहानी कुछ और होती। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि जो प्लैंक कांस्टेंट है c, h, c और g, इन तीनों को हमने क्या लिया, फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं या कांस्टेंट बोल सकते हो, क्वांटिटीज ऑब्लिक कांस्टेंट, इन तीनों को ये एज्यूम किया। तो इनके टर्म में हम सारे फॉर्मूले एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे HC ओवर G अगर आप करेंगे, इन दो डायमेंशन को मैनिपुलेट करेंगे तो आपको मास का स्क्वायर मिलेगा। जैसे H/C करेंगे तो आपको m×L मिलेगा और C/L करेंगे तो आपको T मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट आगे यूज हो सकता है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट हुआ। डायमेंशन में आपका जो टास्क है वो ये है बच्चों, आपको सेम डायमेंशन वाले जितने भी क्वांटिटी हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 रॉड A and B of different material are welded together as shown in figure. Their thermal conductivity are K1 K2. The thermal conductivity of composite will be, मतलब आपको दो रॉड दे रखी हैं, उन दो रॉडों की बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी भी गिवन है। आपने पढ़ा होगा थर्मल कंडक्टिविटी को हम कैसे जोड़ते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो कंबाइंड सिस्टम है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, ठीक है। एनी गेस या एनी आइडिया आप लगा सकते हैं इसमें, अगर आपको कुछ भी आइडिया आ रहा है, ठीक है। और इसका डायग्राम जो है वो भी गिवन है, अगर आपको दिखाऊं डायग्राम आपका पीछे है, आपका इसका डायग्राम ये वाला है अगर आप देखें तो, ठीक है। ये डायग्राम है इसका और ये आंसर है।
तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप देखो बहुत लोग थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद करते हैं कि कैसे ऐड करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे ये रॉड है, थर्मल कंडक्टिविटी दी है तो आप इसको रेजिस्टेंस जैसा मान के चलो, ठीक है, इसको आप रेजिस्टेंस जैसा मान के चलो। और ये कैसे ऐड हुए हैं, पैरेलल। तो पैरेलल जो है रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं, ठीक है, पैरेलल कैसे ऐड होते हैं, पैरेलल ऐड होते हैं बच्चों, क्वेश्चन 6 है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे हम पैरेलल ऐड करते हैं, ठीक है। अब आप इसमें ये ध्यान रखना, जो r है वहाँ पर रो होता था, यहाँ पर कंडक्टिविटी की जगह थर्मल कंडक्टिविटी होगा A/L, ठीक। अब जब आप इसमें दोनों साइड वैल्यू रख देंगे, ठीक है, जब आप दोनों, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, क्या होता था R इक्वल टू रो A/L, तो हमने ये लगाया। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि R इक्विवेलेंट की आप वैल्यू रखेंगे तो ए एरिया इसका है, ए एरिया इसका है, तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2A एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का एरिया कितना हो जाएगा दोनों का, 2A, और नॉर्मली ए हो जाएगा। तो अब इसको अगर यहाँ वैल्यू रखें तो 1 ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसकी वैल्यू रखें के इक्विवेलेंट इंटू 2A/L इक्वल टू K1A/L प्लस K2A/L। दोनों को आप सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा 2K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2, और कट गए सब, तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। आगे भी आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन 6 में और कुछ अगर बताना चाहूँ, ये थर्मल कंडक्टिविटी जो आपका टॉपिक है बच्चों, ये आपको मिलेगा क्लास 11th के थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में। उसमें आपको थर्मल कंडक्टिविटी को ऐड करना बताया गया है। तो सिंपली जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, जब दो हम मेटल या दो कंडक्टर को हम रॉड ऐड करते हैं तो बेसिकली उसका जो फॉर्मूला है, अगर आप ये कंसेप्ट यूज़ नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये 1/r भी कर सकते हैं आप। 1/r क्या, ये r है ना, तो 1/r के टर्म में ये वैल्यू इतनी होगी हमारी पूरी, ठीक है, 1/r है। अगर आप ये ना लगाना चाहें तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो k इक्विवेलेंट है, k इक्विवेलेंट कब, जब आपका सीरीज का केस हो, वो होता है ΔL/K, अगर लेंथ दी है, और k इक्विवेलेंट आपका पैरेलल में होता है समीशन KA/समीशन A, ठीक है। ये हमारा सीरीज़ का फॉर्मूला है थर्मल कंडक्टिविटी को जोड़ने का, और ये हमारा पैरेलल का फॉर्मूला है। सीरीज़ में हम कैसे जोड़ेंगे, लाइक रेलगाड़ी, जैसे ये और ये हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है K1 K2 L1 L2। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये K1 है, ये K2 है, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है। तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हैं, और आप ट्राई करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी एंड द बैटरी इज रिमूव, चार्ज किया, बैटरी को हटा दिया, एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। आपने एक कैपेसिटर को चार्ज किया बैटरी से, फिर बैटरी को हटा भी दिया, उसके बाद आपने एक आइडेंटिकल वैसा ही शेप और साइज एरिया का अनचार्ज, जिस चार्ज नहीं था उसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल उस पुराने कैपेसिटर के साथ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ रिजल्टेंट सिस्टम वो क्या होगी। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो पहले हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो कहानी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की, अगर मैं आपको बताऊं, कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो होती है U इक्वल टू हाफ CV², अगर आपको C और V दिया है, या आप बोल सकते हो Q²/2C, या आप बोल सकते हो हाफ QV। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जो उसमें पहला स्टेप लिखा है बच्चों कि कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर रिमूव कर दिया, तो जब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया तो जो पहला कैपेसिटर है बच्चों ये वाला, इस पे चार्ज हो गया Q, और दूसरा वाला कैपेसिटर, ये तो हमारा इसका कैपेसिटेंस C था, आइडेंटिकल कह रहा है, तो दूसरे वाले जो हमारा था वो चार्ज नहीं था, चार्ज उस पर 0 था, और ये C ही हमारा उस पर कैपेसिटेंस था। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो कैपेसिटर को कैसे ऐड किया, साफ साफ लिखा है पैरेलल में,
तो कैपेसिटर को पैरेलल में जब ऐड करते हैं बच्चों तो क्या होता है, सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। और वहीं जब आप इसको सीरीज में ऐड करेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2, मतलब जो रजिस्टेंस का पैरेलल का होता है वो इसका सीरीज का होता है। तो कितना होगा, तो देखो बच्चों, चार्ज किया तो उसको क्यू मिल गया, जो पहले वाले को आपने चार्ज किया उसको कोई चार्ज क्यू मिल गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, CV² है, ठीक है। तो CV² में आप देख सकते हो जो हमारा ये C है, ये जो हमारा C है ये कितना हो जाएगा, ये C हो जाएगा हमारा नया C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा पैरेलल में 2C हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपने इन दोनों को चार्ज किया तो इसमें जो कॉमन पोटेंशियल है उसके बाद वो क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारा जो V2 है इसको तो हमने चार्ज ही नहीं किया है, इसके लिए तो पोटेंशियल 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये C है तो ऊपर हो जाएगा C, और V1 हमारा V मान लो, और नीचे दोनों ही आइडेंटिकल है C तो 2C, C से C कट गया तो पोटेंशियल V/2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ C की वैल्यू हो जाएगी 2C और V/2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/2 CB²। तो इसका मतलब है जो हमारी इनिशियल एनर्जी थी उसकी 1/2 टाइम डिक्रीज हो गई, आधी हो जाएगी, बिल्कुल सही, पहला ही अब हमारा इसका ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए होंगे। जब भी आपको कोई दो टॉपिक, दो कैपेसिटर ऐड करने हैं तो वहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। पहले उसका कितना पोटेंशियल था वो, और दूसरा जो कॉमन पोटेंशियल वो शेयर करेंगे इंडिविजुअल का, और नीचे आप उसको ऐड करके रखेंगे, वहाँ से कॉमन पोटेंशियल निकलेगा, वो हमें V देगा। और इक्विवेलेंट जैसे वो पैरेलल में कहेगा तो पैरेलल जैसा जोड़ेंगे, सीरीज कहेगा तो सीरीज जैसा करेंगे। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, हाफ हाफ ये हो जाएगा, और हाफ और इनिशियल हो जाएगा ना, 1/4 आ जाएगा, ये यहाँ से निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो हाफ CB² हो जाएगा, ठीक। इसके बाद मैंने आपके लिए ये लिखा है, देखिए अगर कोई कैपेसिटर है जिसका चार्ज हमारा Q है, कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ये है, एनर्जी स्टोर ये होती है, ठीक है। आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, इसके बीच में अभी एयर थी, ये जो डेटा है बच्चों ये एयर थी, ठीक है। जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक भरा, अच्छा एक बात और बच्चों, जैसे आपने किसी कैपेसिटर को चार्ज किया तो फिर उसके बाद चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी, तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आपने वो हटा दी है ना, आपने चार्ज करने के बाद कनेक्शन निकाल दिए हैं, तो जो हमारा कैपेसिटर है वो आइसोलेटेड तो हो गया, तो जो रिजल्ट इसके होंगे वही इसके भी होंगे। और दूसरा केस ये है कि आपने डाइलेक्ट्रिक तो इंट्रोड्यूस किया, प्लस, और नहीं लिखना था यहाँ पे, प्लस बैटरी को भी कनेक्ट किया। तो जब आप ये काम करोगे, डाइलेक्ट्रिक बढ़ाओगे, जब इसमें आप डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो बच्चों जो इसका कैपेसिटेंस है, देखो चार्ज के केस में जो हमारा चार्ज हो जाएगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चार्ज हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, वही रहेगा जो पहले था। वहीं आप अगर बात करें जो C है, जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा वो पुराने का C ओल्ड का K टाइम हो जाएगा, ठीक है, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। पोटेंशियल न्यू जो है बच्चों, अभी मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, बस रिवीजन करा रहा हूँ, कभी मौका मिलेगा अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। और E न्यू जो हो जाएगा वो भी E ओवर K टाइम हो जाएगा, और ये E जो है हमारा ओल्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, और व्यू जो न्यू है बच्चों वो भी पुराना न्यू ओल्ड का K टाइम हो जाएगा। तो ये दोनों जो ये इतने रिजल्ट हैं आपके, ये दोनों के लिए वैलिड है। वहीं जब आप इसको बैटरी लगाओगे तो कंटिन्यूसली सप्लाई होगी चार्ज की, तो कंटिन्यूसली सप्लाई चार्ज की होगी तो चार्ज हमारा बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमारा मेंटेन रहेगा। तो जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है, जितने पुराने के थे उतने ही रहेंगे। जबकि जो C न्यू हो जाएगा वो स्टिल K टाइम C ओल्ड हो जाएगा, जो भी आपको C ओल्ड दिया है। और वहीं पर आप देखें जो U है, U न्यू जो है वो भी स्टिल U ओल्ड ओवर K, ओल्ड मतलब पुरानी वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और चार्ज जो है, चार्ज इस केस में बढ़ जाएगा K टाइम C। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन यहाँ से क्या फ्रेम हो सकता है कि एक कैपेसिटर था, पहले उसका चार्ज 10 कूलम था, हमने उसको चार्ज किया,
हमने उसको चार्ज किया और बैटरी को रिमूव कर दिया। तो बताइए ओल्ड और न्यू का रेशियो कितना होगा। तो मैंने आपसे कहा कि कोई चेंज नहीं होता तो 1 आ जाएगा। अगर ये वाला केस आ जाएगा तो पहले चार्ज उसका 10 था, अब आप देखोगे कि क्या कोई डाइलेक्ट्रिक है या नहीं। मान लो एयर भरी है तो एयर का डाइलेक्ट्रिक इंटू पुराना वाला, या आपने पानी भर दिया तो पानी का डाइलेक्ट्रिक 80 इंटू 10 जो हमको पुराना दिया था वो इंटू करके आप डिवाइड कर सकते हैं। बाकी ऐसी डेटा है, आप इनको रिलेट करेंगे, ठीक है। और जो ऐड करोगे, अगर आप दो कैपेसिटर को ऐड करते हो तो जो पैरेलल में फॉर्मूला है वो ये रहा, और जो सीरीज में होता है बच्चों वो 1 वाला होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। ये आपका सीरीज का फॉर्मूला है और ये आपका पैरेलल का फॉर्मूला है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, सी का जो फॉर्मूला आता है वो Q/V है, और ये सी जो है बच्चों ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। इसका नाम मैंने स्कैम रखा है, ठीक है। Q और V पे डिपेंड नहीं करता, ये नहीं कि Q बढ़ा रहे हैं V बढ़ रहा है, ठीक। और इस सी की जो यूनिट होती है वो होती है फेरेड, ठीक है। वैसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कूलाम वोल्ट, ठीक है, कूलम वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इन अ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर 3 वोल्ट and the resistor of collector is 3 ohm 3 kilo ohm. If current gain is 100, base resistance is 2, the voltage and power gain। तो बच्चों आपको फॉर्मूले आने चाहिए वोल्टेज और पावर गेन के। तो जो वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज गेन इक्वल टू कॉमन इमीटर में बीटा कलेक्टर वोल्टेज ओवर बेस वोल्टेज। और जो पावर गेन होता है, पावर गेन का जो फॉर्मूला होगा मेरे बच्चों वो होता है बीटा इंटू वोल्टेज गेन, ठीक है। अब आपको सारा इसमें दिया है, क्या क्या दिया है देखो। बीटा जो है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं करंट गेन। कॉमन इमीटर में जो बीटा है उसको हम करंट गेन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, करंट गेन दिया है 100। कलेक्टर वोल्टेज देखें तो कलेक्टर दिया है 3 किलो ओम 10⁻³ ओवर। बेस देखें तो बेस है आपका 2 किलो ओम, तो 2 इंटू 10⁻³। तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 50 150 हो गया, ठीक है। ये आपको कितना आ जाएगा 150। अब आगे आप इसको करेंगे पावर गेन में, तो अगेन 100 इंटू 150, तो ये आपका हो जाएगा 15 के पीछे 3 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगर मैं इसका आपको डिटेल टॉपिक बताऊं तो 1 मिनट रुकिए। तो बच्चों अब हम ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ बातें करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ, जो ट्रांजिस्टर है बच्चों, ट्रांजिस्टर वो आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये बाइपोलर डिवाइस भी बोल सकते हैं इसको आप। क्या है? बाइपोलर डिवाइस। 2 टाइप के इसमें आपके चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। अब जो 3 टर्मिनल डिवाइस का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें एक होता है आपका बेस, ये आपका ये हो गया जैसे कलेक्टर, ठीक है। एक होता है इसमें बेस, बीच में हमेशा बेस होगा, और एक होता है आपका इमीटर। तो 3 टर्मिनल इसके ये हैं, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल, ठीक है। क्या क्या होते हैं? इमीटर, बेस और कलेक्टर। जनरली बच्चों होता ऐसा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, जो इमीटर है, इमीटर का जो साइज है वो मॉडरेट होता है। इमीटर का जो साइज है मेरा वो मॉडरेट होगा, और जबकि बेस का जो साइज है वो बहुत ही पतला होगा, तो वेरी थिन होगा, और जो कलेक्टर है उसका लार्ज होगा। तो इसका मतलब कहने का ये है, जो इमीटर है वो हमारा चार्ज कैरियर को इमिट करेगा, निकालेगा, ठीक है। और बेस के जरिए वो कलेक्टर में जाएंगे, कलेक्टर का काम है उनको सबको कलेक्ट करना। आप ये भी कह सकते हैं जो इनपुट वोल्टेज है वो हम इमीटर के अबाउट लगाएंगे, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो कलेक्टर की तरफ मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको 3 टर्मिनल डिवाइस कहते हैं। अच्छा, जो ट्रांजिस्टर है बच्चों ये हमारा करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। ये कैसा है? करंट ऑपरेटेड डिवाइस, ठीक है। करंट ऑपरेटेड डिवाइस है हमारा ट्रांजिस्टर। अब ये 2 टाइप का होता है,
या तो PNP कह सकते हैं आप, या NPN कह सकते हैं, ठीक है। तो PNP और NPN में जो आपका डिफरेंस है वो ये है कि PN को आपने दो अलग अलग तरीके से बाइसिंग करी है इसकी। PN को आपने अगर इस तरह से लेके आए, एक PN को ऐसे और एक PN को ऐसे, तो इन दोनों के जो रिजल्ट से मिलेगा वो PNP मिलेगा। और अगर आप PN को ऐसे लेके आएँ, पहले N वाले सिरे को लेके आएँ, तो आपको जो रिजल्ट से मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। बात करें सिंबल की, तो ये E है, E फॉर एमीटर, और ये B है, ये बेस है। तो हमारा जो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो हमारा ऐसे है, तो अगर E की तरफ होगा तो NPN है, और वहीं अगर ये B की तरफ होगा तो ये आपका PNP है, ठीक है। ये तो आपके बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब बात आती है इसके करेक्टरिस्टिक की। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारे 3 टाइप के बाइसिंग होती है, जिसको मैं ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए लिख के लाया हूँ। तो ये जो बाइसिंग है बच्चों, इसमें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है बहुत कम होता है, इसका ठीक ठाक मॉडरेट हाई भी बोल सकते हो, इसका बहुत ज़्यादा रहेगा। आउटपुट इसका अगर कम होगा, जिसका कम होगा उसका आउटपुट ज़्यादा होगा, और हाई वाले का मॉडरेट रहेगा, इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में। कलेक्टर वाले का लो। अब इसमें भी करंट गेन होगा, इसमें भी करंट गेन होगा, इसमें भी करंट गेन होगा। करंट गेन जो होगा हमारा, यहाँ पर अल्फा से दिखाते हैं, यहाँ पर बीटा से, यहाँ से गामा में। ये उनके तीनों के फॉर्मूले हैं, ठीक है। बस याद रखना इसमें एक से छोटा होगा। फेज की बात करें तो फेज कॉमन इमीटर में सेम रहता है, इसमें सेम रहता है, बस नहीं, कॉमन इमीटर में अपोजिट रहता है, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में सेम रहेगा। सिमिलरली मैंने बाकी पूरी चीज़ें इसमें लिखे हैं। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था वो था वोल्टेज गेन और पावर गेन से, तो आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना ये टेबल से आपका चाहे जेई का एग्ज़ाम है चाहे नीट का एग्ज़ाम है, उससे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दी है, सामने आपको प्रोसेस दी है, और इसमें आपसे कहा है कि पहली, दूसरी, तीसरी इसमें प्रोसेस दी है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये कहा है कि प्रोसेस 1 क्या है, प्रोसेस 2 क्या है, प्रोसेस 3 क्या है, प्रोसेस 4 क्या है। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कई बार बता रखा है कि अगर कोई भी एक्सिस पे कोई प्रोसेस परपेंडिकुलर आ रही है, दैट मीन्स वो आपकी वो टर्म आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एफ वाली प्रोसेस, ये परपेंडिकुलर लाइन है जो एफ वाली जा रही है, फोर्थ लिखा है यहाँ पे। तो पी पे जो हमारा फोर्थ लाइन गई है, तो इसका आप क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं कि प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो फोर्थ वाली प्रोसेस हमारी आइसोबारिक होगी। सिमिलरली वॉल्यूम एक्सिस पे देखिए परपेंडिकुलर कौन है, पहली वाली। तो जो भी परपेंडिकुलर है पहले आप उसको चेक कर लो, तो ये हो जाएगी आइसोक्लोरिक। तो पहला आइसोक्लोरिक है जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, और फोर्थ आपका आइसोबारिक है। तो जो पहला है आपका वो आइसोक्लोरिक है, तो पहले का होना चाहिए सी। तो पहले का सी इसमें भी है, इसमें भी है, दो हो गए, ये दो एलिमिनेट हो गए। और एक हमको पता है कि जो फोर्थ प्रोसेस है वो आइसोबारिक है, तो फोर्थ का बी होना चाहिए। तो फोर्थ का मतलब एस का आपका बी होना चाहिए। तो पहला वाला सही हो गया, बाकी दो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब आप एक बात और बता दूँ मैं आपको, जैसे कोई भी प्रोसेस है बच्चों, ये है आपका, ठीक है, ये P है, ये V है, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेट दिया है। अगर ये प्रोसेस है ना, सीधी लाइन है ना, थोड़ी टेढ़ी होगी मेरे से, तो ये आइसो बार को दिखाती है। आइसो बार मतलब जो भी इस पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होगी वो आइसोबारिक होती है। और ये जो है ये मतलब आइसोक्लोरिक है। आइसोक्लोरिक मतलब वॉल्यूम आपका सेम है। अच्छा, अगर ऐसे प्रोसेस हैं तो इसमें आपको पहचानना होता है कि एडाबेटिक कौन सी है और एडाबेटिक कौन सी है और इसमें आइसोथर्मल कौन सी है, ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे बताइए। अगर आप आइसोथर्मल और एडाबेटिक का स्लोप निकालेंगे तो एडाबेटिक का क्या होता है, कम होगा, गामा टाइम नेगेटिव। एडाबेटिव यहाँ नीचे होती है और आइसोथर्मल ऊपर होती है। और अगर आइसोथर्मल में ही बहुत सारी हो जाए, अगर आइसोथर्मल, ये तो नॉर्मल एडाबेटिक है, अगर एडाबेटिक में बहुत सारी हो जाए, जैसे कि मोनो एटॉमिक हो जाए, डायटोमिक हो जाए, तो ये भी आप ध्यान रखना कि जैसे ये है आपका,
ये P है अगेन, ये V है, और ये मैंने बहुत सारी प्रोसेस बना दी, ठीक है। ये एक ही पॉइंट से शुरू हुई है, ये ध्यान रखना इस बात का, ऐसे। तो यहाँ पे आप देखें, दोबारा ही ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये प्रोसेस है, ये P है, ये V है, तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, और ये तीनों एडाबेटिक हैं बच्चों। तो तीनों एडाबेटिक में ये एडाबेटिक मोनो एटॉमिक होती है, ये एडाबेटिक डायटोमिक, ऐसे ऊपर को बढ़ते जाएंगे, ये एडाबेटिक ट्राइटोमिक, और आइसोथर्मल जो होगा बच्चों वो ऊपर रहेगा, जो आइसोथर्मल है वो यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपने कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में हम मूव करेंगे, क्वेश्चन 10। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर डिफर स्लाइटली, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा आप। वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई, तो थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, एक का अगर ई है तो दूसरे का ई प्लस डेल्टा ई है, ठीक है। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d distance apart is 0, then डेल्टा इज ऑफ ऑर्डर, तो आपको डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, जो आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसके चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो और ग्रेविटेशनल फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और जब भी कोई बंदे दो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। किसके बीच, दो प्रोटॉनों के बीच, और जिनका चार्ज हमको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा k, ठीक है, 1/4πε0 r² उनके बीच की डिस्टेंस, और जो चार्ज है ना बच्चों वो डेल्टा ई का स्क्वायर ले लिया मैंने, जो स्लाइटली आपका डिफरेंस है, और ये gm² तो यहाँ से आप देखें r² से r² कट गया, तो जो डेल्टा ई हो गया वो हो जाएगा m√g/k, ठीक है। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए g की, आप m की वैल्यू पुट करिए सबसे पहले, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, और g की वैल्यू कितनी होगी 6.67 इंटू 10⁻11 ओवर 9 इंटू 10⁻9। तो ये जो वैल्यू है बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है जो दिया गया है वो दिया है वहाँ 10⁻37, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर आर इज आर ओम, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है किसी वायर का, वो आर ओम है। इफ इट इज मेल्ट एंड स्ट्रेच टू एन टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है R = ρl/a। देखो जो स्ट्रेचिंग है, बेंडिंग है, स्ट्रेचिंग में आपका जो रजिस्टिविटी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रजिस्टिविटी हमारा नेचर पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इक्वल टू आपको पता होना चाहिए एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया यहाँ से आप निकालें तो वॉल्यूम इंटू लेंथ, तो इसको ऊपर रख दें तो R = हो जाएगा ρl/v/l, ऊपर पहुँच जाएंगे तो R = ρl²/v। तो अब आपसे कहा है अगर लेंथ को n टाइम खींच दिया जाए, अगर लेंथ को n टाइम खींच दिया जाए, मतलब अगर लेंथ nl हो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं n², ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों न्यू वाला वो हो जाएगा n²R1। तो आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस स्ट्रेचिंग के बाद n² टाइम अपना ओल्ड वैल्यू रिटेन करेगा, और जो रजिस्टिविटी है वो अनचेंज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिसको क्वेश्चन नंबर 12 है आपका लॉजिक गेट का,
ठीक है। तो आपको 3 गेट दे रखे हैं। पहला गेट आपको ये पहचानने आने चाहिए कि पहला गेट आपका और के आगे एक छोटा सा गोल गोल है तो नॉर हो गया। दूसरा आपका बच्चों और के आगे अगेन नॉर हो गया, और तीसरा जो हो गया आपके आगे उसको नॉट है। तो बच्चों अगर अगर 2 और गेट और उसके बाद एक नॉट हो तो जो फाइनल आंसर हो हमेशा नॉर होता है। ठीक है। नॉर गेट और नैंड गेट हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो इससे हम तीनों तरह के गेट बना सकते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन मिलेगी तो आपको हमेशा नॉर गेट होगा, लेकिन हम फिर भी उसको ड्राइव करते हैं कि कैसे। तो हम बूलन अलजेब्रा की हेल्प लेंगे। तो आप देखेंगे ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, तो जो पहले का आउटपुट होगा यहाँ पे, ठीक है, जो पहले का आउटपुट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, वाई। ए और बी का जो y1 हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा a डॉट बी का बार। अब ये और गेट था तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है। अब ये दोनों इनपुट कॉमन है दोनों के लिए, तो इसके लिए दोनों यहाँ पहुँचे, तो जो y2 हो जाएगा इस और गेट के बाद जो आएगा वो आ जाएगा a प्लस बी, और इसके ऊपर एक डंडा तो था ही, नॉट में क्या होता है एक डंडा और लग जाता है, तो जब भी 2 डंडे होते हैं वो a प्लस बी हो जाएगा, डंडा हट जाएगा। अगेन आप देखोगे a प्लस बी जब यहाँ पहुँचेगा तो जो y3 आउटपुट आपका है वो a प्लस बी का बार, और a प्लस बी का बार जब आप a देते हैं, a से a बार मिलता है, तो ये गेट कौन सा हो गया आपका, नॉर गेट। ठीक है, क्योंकि अगर a से a बार होता तो हम उसको नॉट कहते हैं, लेकिन यहाँ a प्लस बी का बार है तो वो नॉर गेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट अ टेम्परेचर टी इज गिवन बाय। देखो बच्चों जो हमारा डी ब्रोगली का रिलेशन है वो हम चार्ज पार्टिकल पे लगाते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल इनकी निकाल सकते हैं, लेकिन फोटोन के हम लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी से नहीं निकाल सकते। तो अभी तो न्यूट्रॉन का है, तो न्यूट्रॉन में क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी, ये होगा। आप इसको अगर काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब आपने लॉ ऑफ इक्विपार्सन से पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी थर्मल मोशन में वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/2 kT। और इस 3/2 kT को यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा √3m kT। ठीक है, ये हमेशा फिक्स है। अगर आपसे कभी कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पूछ लिया जाए तो इसको f/2 करना, लेकिन न्यूट्रॉन के केस में ये 3/2 kT होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझो, जैसे आपको कोई डायोड दिया है, जैसे आपको कोई भी डायोड दिया है और उस डायोड में क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर आपको एक ऐसे पीएन जंक्शन दिया है, जैसे ये दिया है, ये V1 है और ये V2 है, और आपका V1 बड़ा होना चाहिए V2 से, या आप बोल सकते हो V1 माइनस V2 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये होता है तो हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा। अगर V1 V2 से छोटा हो जाता है बच्चों तो मतलब V1 V2 अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये हमारा रिवर्स वाइज हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन से चलें, ठीक है, तो ऑप्शन से चलें तो देखते हैं, ध्यान रखना ऐसा ही होना चाहिए, डायोड का उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर उल्टा हो गया तो फिर, अगर ऐसे केस हो गया तो आप इधर ही को V1 देना, इधर को V2 देना। ठीक है, जो इसका P साइड है उसको हमने V1 देना है, ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम में उल्टे भी कर सकते हैं। अब आप देखिए जो पहला डायोड है इसका V1 है -4, V2 है -3। तो जब आप -3 में से, जब आप -3 में से माइनस, ठीक है, V1 माइनस V2 करना है तो आप देखेंगे, पहला ऐसे ही देख लो, -4 बड़ा या -3 बड़ा, तो -3 बड़ा होता है बच्चों, हमें पीछे वाला बड़ा होना चाहिए, तो पहला नहीं होगा। -2 बड़ा या +2 बड़ा, +2 बड़ा, हमें ये वाला हिस्सा बड़ा होना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, या ये कर लो या डिफरेंस कर लो, कन्फ्यूज हो रहे तो। 3 बड़ा या 5 बड़ा, अगेन 5 बड़ा, हमें ये वाला होना चाहिए, पिछवाड़ा इसका बड़ा होना चाहिए, जो पीछे वाला हिस्सा है। अच्छा, 0 बड़ा या -2 बड़ा, तो 0 वाला, 0 हमारा बड़ा होगा -2 से। ठीक है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, ये फॉरवर्ड वाइज है, अदर और सारे जो है ये रिवर्स वाइज है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसे हम इसको कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में चलें। अगर क्वेश्चन 15 आपसे कह रहा है, अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ डायमीटर 0.1 m
has 2 into 10 to the power 4 turn per meter at a center of solenoid. A coil of 100 turn and radius इतना is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduce constant rate 0 to 4 in 0.05 second. If the resistance of the coil is इतना, the total charge flowing through the coil during time t is. तो बच्चों इसमें आपको क्या दिया है, आपसे कहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है टोटल चार्ज फ्लोइंग निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है वैसे इसका, जो सोलेनोइड का आपका कहानी है, सोलेनोइड में जब एक सोलेनोइड के अंदर दूसरा सोलेनोइड फंसा देते हैं तो उसका जो टोटल चार्ज फ्लोइंग है उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी, फ्लक्स में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। ये मैंने इसी से बनाया है क्योंकि हमारा जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो मैंने डेल्टा टी का इंटू कर दिया। ये क्यों किया बच्चों, वो इसलिए किया, देखिए फ्लक्स मेरे को पता है, फ्लक्स होता है बी इंटू ए, ठीक है, और सोलेनोइड का आपको अगर बी भी याद है तो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, और ए हो गया। और इसको थोड़ा सा और ओपन करें तो म्यू नॉट तो ऐसे ही रहा, ठीक है, एन ऐसे ही रहा, आई आप देखो नंबर ऑफ टर्न इसमें दिए हैं तो उसका इंटू कर दीजिए, ठीक है, इंटू आई और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और तो इसका आप जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ से ये आ जाएगा, और डेल्टा टी आपको दिया है 1/r दिया है, तो Q इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला एन बाहर आ जाएगा, और आई का हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी आई ओवर डी टी हो जाएगा, और जो ये 1/r है ये बाहर आ जाएगा, इंटू डेल्टा टी भी यहाँ हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो एन है ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन में 2 सोलोनॉइड हैं, एक लॉन्ग सोलेनोइड इतना है एटो सेंटर और कॉइल उसके अंदर घुसा है, तो कॉइल के टर्न के लिए मैंने ये एन लिया है। आप ये कन्फ्यूजन मत करना कि ये सोलेनोइड का एन है। क्वेश्चन ये है कि एक सोलेनोइड है आपका ऐसे और उसके सेंटर पे कॉइल है ऐसे, ठीक है, इसका ये एन है, इस एन से भी फर्क पड़ेगा ना, तो वो एन का इंटू करना पड़ेगा। तो आपका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो ये है, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 32 माइक्रोसेकेंड। आप इसको कैलकुलेट खुद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक बार आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन 16, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 16 कह रहा है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग। तो मेट्रो स्टेशन पर आप गए होगे तो वहाँ पर एस्केलेटर होती हैं, तो जैसा अब आप पहुँचे तो कहा गया है कि उसमें एस्केलेटर नहीं हो रही थी, वहाँ पर चल नहीं रही थी। सी वॉक अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1, तो T1 टाइम में वो स्टेशनरी एस्केलेटर तक आई। ऑन अदर डे इफ़ सी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, जिस दिन एस्केलेटर चलती थी तो एस्केलेटर में वो क्या करती थी, तो एस्केलेटर टाइम टेक्स हर अप इन T2, तो ऊपर जाने में T2 टाइम लेती थी। तो टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना लेगी। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, आप एज्यूम ये कर लो, क्वेश्चन 16 है, आप ये एज्यूम कर लो कि जो एल थी वो टोटल डिस्टेंस है, एल क्या है, डिस्टेंस है जो उसको ट्रैवल करनी है, ठीक है। अब जो V1 है, आपको वो एज्यूम कर लो कि वेलोसिटी है किसकी, प्रीति की, और प्रीति, और जो आपकी V2 है बच्चों वो आप एज्यूम कर लो वेलोसिटी है एस्केलेटर की, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो गई तो एस्केलेटर नहीं चल रही थी तो उसने टाइम T1 लिया, और जबकि बाकी दिन जिस दिन एस्केलेटर चलती थी वो टाइम T2 लेती थी। तो पूछा जा रहा है टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम। अगर आप मूविंग एस्केलेटर की कहानी करोगे तो कितना आ जाएगा, L/V1 + V2, ठीक है, दोनों का आप वो कर लीजिए। तो यहाँ पर अब V1 V2 क्या होगा, आपको एवरेज निकालना पड़ेगा यहाँ पे इनका एवरेज वेलोसिटी। तो L डिस्टेंस है, जब चलती है तो T1 से चलती है, जब नहीं चलती है तो फिर T2 से जा रही है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा T1 T2 ओवर T1 + T2 T, ठीक है। कुल मिला के एक एवरेज था, ये हमको थोड़ा सा एजम्पशंस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 17, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म इन एयर देन इन मीडियम अदर देन एयर। इट इज़ फाउंड दैट, क्या फाउंड किया गया, क्वेश्चन 17 में आपसे कहा कि ये फाउंड किया कि जो 8th ब्राइट फ्रिंज हैं
जो 8 ब्राइट फ्रिंज हैं वो अगर इन द मीडियम लाई वेयर 5 डार्क फ्रिंज, वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, जो 5 डार्क फ्रिंज हैं और वो भी कहाँ, एयर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। तो बच्चों देखो, ब्राइट फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज की जो कंडीशन है, ब्राइट फ्रिंज की जो कंडीशन है कहाँ पर, मीडियम में। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होती है एन डी लैम्डा बाई डी, ये ब्राइट की होती है कंडीशन। ठीक है, और डार्क की कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं तो डार्क की कंडीशन क्या हो जाएगी, डार्क की हो जाएगी ऑड मल्टीपल में ले लीजिए 2n-1/2, ये होती है डार्क की एयर में। ठीक है, डार्क। अब मीडियम में करना ही क्या है बच्चों, मीडियम में आपको ना एक ये लैम्डा आ जाएगा, बस लैम्डा से क्या होगा, लैम्डा अलग अलग होता है मीडियम के हिसाब से। जब ये बराबर है तो आप कैसे कर सकते हैं, 8 लैम्डा मीडियम, क्योंकि मीडियम है ना तो लैम्डा में चेंज आ जाएगा, बाकी डी और डी तो वही रहेगा ना, इक्वल टू, यहाँ पर आप एन की जगह क्या है, ये एन जो है ना बच्चों, ये नंबर ऑफ फ्रिंज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, 2 × 5 - 1/2, और यहाँ हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी। और ये लैम्डा जो बच्चों ये एयर का है, और ये जो लैम्डा है ये मीडियम का है। ठीक है, और यहीं से गेम बदलने वाला है कि जो लैम्डा है ना, अगर कोई लाइट फ्री स्पेस में लैम्डा वेवलेंथ से चल रही है तो मीडियम जो उसकी वेवलेंथ है वो लैम्डा बाई एन हो जाएगी। ठीक है, तो 8 मैं इसको अगर एयर के टर्म में लिखूँ तो एयर ओवर ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से लिख रहा हूँ इसको, डी बाई डी इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 2 में से 10 गए, 10 में से गया 9, डी लैम्डा एयर बाई डी। तो ये सारा कट जाएगा, अब ये इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, 8 ओवर म्यू इक्वल टू 9/2, तो ये 16 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा म्यू इक्वल टू 16/9। ठीक है, मतलब आपको इसमें ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आनी थी, डार्क की आनी थी, बस मीडियम में आपको ये ध्यान रखना है। अगर मीडियम में कभी भी पूछे, अगर एयर में, याद रखना इस बात को कि अगर एयर में वेवलेंथ आपकी लैम्डा है तो मीडियम में जो आपकी वेवलेंथ होगी बच्चों वो हो जाएगी लैम्डा टाइम अपॉन एन। अगर आपकी वाई डी एस सी एक्सपेरिमेंट में बीटा जो हम कहते हैं डी लैम्डा बाई डी है, तो जो मीडियम में हो जाएगी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, डी लैम्डा बाई एन हो जाएगा। ठीक है, और डी तो रहेगा ही। ब्राइट फ्रिंज की जो कंडीशन है वो है, ब्राइट फ्रिंज की जो वाई डी एस सी में कंडीशन है वो है एक्स इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई डी, एन है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, और जो डार्क फ्रिंज की कंडीशन है बच्चों वो है एक्स इक्वल टू 2n-1/2 डी लैम्डा बाई डी। तो जैसे ही वो मीडियम कहेगा आप वेवलेंथ को मीडियम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो कह रहा है कि अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है at a certain x from a, the beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source L. When the mirror is rotated through angle theta, the spot of light is found to move through a distance y on a scale. Find the angle theta. तो बच्चों देखो, प्लेन मिरर की कहानी क्या है। ठीक है, प्लेन मिरर में आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अगर आप देखें, आप क्वेश्चन रीड करिए और उसी हिसाब से करिए। तो आपसे कहा गया है एक प्लेन मिरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 18 और आपसे कहा कि एक प्लेन मिरर है। ठीक है, तो ये जो प्लेन मिरर है इसमें वो कहानी स्टार्ट कर रहा है कि जो लाइट की बीम है वो एक सोर्स एल से इंसिडेंट हुई, इसमें कोई एक सोर्स है उससे इंसिडेंट हुई। मान लो ये एक सोर्स है, यहाँ पर है एक सोर्स और ये क्या है, एल है। तो कह रहा है कि जब ये यहाँ इंसिडेंट नॉर्मली हुई, यहाँ से मतलब नॉर्मली गई परपेंडिकुलरली बिल्कुल 90 एंगल से, फिक्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स। तो ये डिस्टेंस कितनी थी, कहा एक्स। तो आपसे ये कहा गया द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज स्पॉट ऑन स्केल प्लेस जस्ट अबव द सोर्स। ठीक है, तो ये जो बीम है ये रिफ्लेक्ट हुई कहा इसके ऊपर, इस स्केल के ऊपर कहीं स्पॉट है तो ऐसे ये यहाँ पे आई। ठीक है, ये हमारा लाइट स्पॉट है, लाइट स्पॉट। तो आपसे कह रहा है जस्ट अबव इतना
व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन स्मॉल एंगल, इसके बाद हमने मिरर को रोटेट किया थीटा से, द स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू बी मूव थ्रू द डिस्टेंस वाई, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाई मूव कर गई। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि द स्पॉट ऑफ मूव इतना, तो एंगल कितना होगा। अब देखो जब हम इसको रोटेट करेंगे बच्चों, जो ये वाला एंगल होगा ना इसका, प्लेन मिरर की कंडीशन है, ये कितना है रोटेट कर जाएगा 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा के फॉर्म में ये हमारा रोटेट कर जाएगा। तो जैसे आप एंगल के फॉर्मूला लगाओगे, टेन थीटा लगा लो यहाँ पे, टेन टू थीटा या थीटा लगा लो, तो ये क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स, तो थीटा हो जाएगा यहाँ से वाई ओवर 2x। ठीक है, प्लेन मिरर में ये है, अगर आप उसको रोटेट करते हो तो उसका जो इमेज वाली कंडीशन है वो पाई माइनस 2 थीटा वो कर जाती है, तो एंगल स्मॉल है तो 2 थीटा वो रोटेट कर गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, और ये उस जब ये आया था तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 19 कह रहा है, इफ़ थीटा 1 थीटा 2 बी द अपेरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व इन 2 वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर, देन द ट्रू एंगल ऑफ डिप इज गिवन बाई। ठीक है, तो इसमें आपसे जनरली ये मैथमेटिकल वो क्वेश्चन है आपका, आपसे कह रहा है इसमें कि जो एंगल ऑफ डिप है थीटा 1 थीटा 2, वो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 वर्टिकल प्लेन एट अ राइट एंगल। तो आपको रिलेशन देखना है, तो देखो कैसे करेंगे।